जय हिंद दोस्तों, मैं ईशु जैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम 21 फरवरी 2021 तक का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय आवास और शहरी मामलों की। तो एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है जिसका नाम है पेयजल सर्वेक्षण। और ये पेयजल सर्वेक्षण जो हो रहा है, यहाँ पर शहरों में पानी का समान वितरण हो और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग हो सके, जल निकायों की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि एक यहाँ पर सर्वेक्षण शुरू हो रहा है जिसका नाम है पेयजल सर्वेक्षण, जो 16 फरवरी 2021 को डिसाइड हुआ और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसके बारे में बताया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पेयजल सर्वेक्षण की शुरुआत कब से होने जा रही है, इसका अनाउंसमेंट कब से हुआ? तो 16 फरवरी से हुआ। किस मंत्रालय के अंदर आता है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो इस प्रोजेक्ट में किया जाएगा, इस सर्वेक्षण में, इस सर्वे में किया जाएगा, वो शहरों में पानी के समान वितरण और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जा सके, इसके लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। तो पानी का अच्छे से यूज हो और सभी तक पानी सुचारू रूप से पहुंचे, इस प्रोजेक्ट में इन बातों को रखा गया है। तो एक बात तो यहां पर खत्म हो जाती है जो आपसे पूछी जा सकती है, इस सर्वेक्षण से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सर्वेक्षण कहां कहां पर होगा? तो पहले चरण में 10 प्रमुख शहरों को इस परियोजना में शामिल किया गया, जिसमें आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोची, मदुरै, पटियाला, रोहतक, सूरत, तुमकुर, ये सब शामिल हैं। 500 अमृत शहर हैं जहां पर शहरी परिवारों को लगभग 2.68 करोड़ 2.68 करोड़ परिवारों को नल का पेयजल उपलब्ध किया जाएगा और साथ में 2.6 करोड़ घरों को सीवर कनेक्शन भी दिया जाना इसके अंतर्गत आता है, जिसकी कुल प्रस्तावित लागत 2.87 लाख करोड़ रुपए है। तो यहां से 2-3 बातें आती हैं। कुल कितने शहरों में इस स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट को रखा गया है? तो 500 अमृत शहरों में इसके लिए रखा गया है, जिसमें नल का पेयजल और सीवर के कनेक्शन, ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है, वो दी जाएंगी। लगभग 2.6 करोड़ लोगों को ये दिया जाना है और इसकी कुल लागत जो है 2.87 करोड़ है। तो मेन प्रमुख 10 शहर कौन कौन से हैं, उनके नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उन नामों को आप अपने पास नोट कर लेंगे। तो ये आपका पेयजल सर्वेक्षण है जो 2021 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात। उसके बाद जब हम दूसरी बात करते हैं, भीमटेका के ऑडिटोरियम गुफा की छत पर एक जानवर के जीवाश्म मिले हैं और ये दुनिया का सबसे पुराना जानवर कहा गया है कि इससे पुराना जीवाश्म आज तक नहीं मिला है। ऑस्ट्रेलिया में मिला था, ये जीवाश्म ऑस्ट्रेलिया के जीवाश्म से भी पुराना है। तो भीमटेका जो इंडिया में है, ऑडिटोरियम गुफा, जो भीमटेका ऑडिटोरियम गुफा है, उसकी छत पर ये जीवाश्म मिले हैं जानवर के। और इसका जो बताया गया कितना है, ये 57 करोड़ साल पुराना, 57 करोड़ साल पुराना ये जीवाश्म मिला है। मध्य प्रदेश के भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है, यूनेस्को के संरक्षित क्षेत्र में है भीमबेटका, और दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म इसमें खोजा गया है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल में है। मध्य प्रदेश के भोपाल से थोड़ा सा 40 किलोमीटर दूर है ये भीमबेटका, और दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म यहां पर मिला है। और इंपॉर्टेंट ये है कि 57 करोड़ साल पुराना है ये, आज अभी तक का पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीवाश्म है ये। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है एक बात। फिर इसका जीवाश्म का नाम क्या है? इसका नाम है डिकिंसोनिया। इसका नाम क्या है? डिकिंसोनिया। ये नाम आप याद कर लेंगे और अपने पास लिखेंगे। मार्च 2020 में एक कॉन्क्लेव हुआ, एक बैठक हुई इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस की, और जो लोग यहां पर आए इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, उनमें से जो 2 लोग थे, खासकर उन 2 शोधकर्ताओं ने यहां का सर्वे किया और अचानक से ये मिल गया। मतलब इसका कोई इंटेंशन नहीं था कि ये चीज मिल जाएगी, बट उन्होंने इसको अजीब देखा और इसका सर्वे किया, इसको रिसर्च किया, तो पता चला कि ये तो इतना पुराना है। ये लगभग 17 इंच लंबा है, 17 इंच बड़ा है, लंबा है ये। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में 5410 साल
यानी 5410 लाख वर्ष पुराने जीवाश्म से इसका मिलान किया गया और तब पता चला कि यह जीवाश्म पृथ्वी का सबसे प्राचीन जानवर डिकिंसोनिया का है और ये भारत में सबसे पुराने जानवर का हमें अवशेष मिला है, जीवाश्म मिला है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अर्जुन मैन बैटल टैंक MBT की मैं बात करता हूं, MK-1A इसका पूरा नाम है। भारतीय सेना को ये मिल चुका है, ये हमारे पास पहले से ही है लेकिन अब ये आधुनिक तकनीक से लैस होकर हमारी सेना को ये मिला है। स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया गया है DRDO ने, जिसको बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसने अपनी एक परियोजना के तहत इसको तैयार किया और इसकी शुरुआत 1972 में की गई थी। जैसा मैंने आपको बताया पहले से ही चलता आ रहा है लेकिन स्वदेशी तकनीक से आधुनिक बनाया गया है अर्जुन मैन बैटल टैंक को यानी MBT को, और आज के टाइम में बहुत ही अत्याधुनिक है। इसमें फायर पावर है, उच्च गतिशीलता है, उत्कृष्ट सुरक्षा की बात है, ये सारी चीजों के उद्देश्य को ये पूरा करता है, तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो अर्जुन मैन बैटल टैंक की आप फाइल फोटो भी देख सकते हो। इसके बाद इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, इसरो ने मैप माई इंडिया एक स्वदेशी भूस्थानीय पोर्टल भुवन की शुरुआत की और उस पर समझौता किया। अब आपको मैं बता दूं यहां पर 2-3 बातें हैं, इसरो और मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया और इसरो ने आपस में एक समझौता किया है। वो किस लिए किया है कि स्वदेशी भू स्थानीय पोर्टल की शुरुआत होगी जिसका नाम होगा भुवन। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से आ सकता है कि भुवन नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। समझौता किसके बीच में हुआ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मैप माई इंडिया, इन दोनों के बीच में हुआ है। मैप मतलब MAP मैप, ये मेक नहीं है, मैप है ये चीज ध्यान रखना आप। मैप माई इंडिया के बीच में हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इंटरनेट के माध्यम से भौगोलिक संरचना को समझने में, भौगोलिक जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। और साथ में ही इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, जो मैप माई इंडिया है ये भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो डिजिटल मानचित्र डेटा प्रोवाइड करती है, टेलीमेटिक्स प्रोवाइड करती है। टेलीमेटिक्स सेवाएं, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी सेवाएं ये हमें प्रदान करती है। तो कुल मिलाकर जो मैप माई इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि ये बहुत सारी हमें सेवाएं देती है, टेलीमेटिक्स सेवाएं, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी सेवा ये कंपनी हमें प्रदान करती है। और ये जो समझौता मैप माई इंडिया और इसरो ने किया है, ये समझौते के पीछे का मकसद है कि गूगल मैप का हमें एक सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा। जो गूगल मैप से हम इधर उधर आते जाते हैं, जो स्थानीय डेटा जो हमारा होता है वो गूगल मैप के साथ शेयर होता है। अब ये कंपनीज भी इसको बनानी शुरू कर देंगी और हमें हमारी स्वदेशी तकनीक का एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैप माई इंडिया के साथ इसरो का समझौता। उसके बाद भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI 2020 की भी लिस्ट आ चुकी है। भारत 6 पायदान खिसककर 180 देशों में 86वें स्थान पर आ गया है, यानी कि भारत की जो सिचुएशन है वो 86वीं है। 180 देशों में ये सर्वे हुआ है और भारत पहले जब 2019 की मैं बात करूं, अगर आप 2019 को देखोगे तो भारत 80 नंबर पर था, अब भारत 86 नंबर पर हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि भारत की स्थिति सुधरी है, अच्छी हुई है ये स्थिति भारत की, कि पहले 80 पे था अब 86 पे है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में भारत धीरे धीरे विकास मतलब चीजों को ठीक कर रहा है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये सर्वे हुआ है और ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो कंपनी है ये जर्मनी की कंपनी है। 1933 में एनजीओ के रूप में ये काम कर रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये काम करे 1933। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा पूरे वर्ल्ड का ये सर्वे कराया गया, तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो इसके बाद जब हम करप्शन के बारे में बात कर लेते हैं तो बात आती है फिर अब नए एक क्वेश्चन की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मिजोरम। मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों की तरह शुरुआत में ये भी असम का हिस्सा था, पहले ये भी असम में आता था मिजोरम, लेकिन 20 फरवरी 1987 को ये मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और 1972 तक ये क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका विस्तार 21,087 वर्ग किलोमीटर में है। और खास बात क्या है यहाँ की, 91% हिस्से में यहाँ पर हरियाली है। तो यानी अब आपके पास यहाँ दो बात क्लियर हो गई है। 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 21,087 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा
विस्तार है और राज्य के 91% हिस्से में यहाँ पर हरियाली फैली हुई है। तो ये आप मिजोरम की बात देख सकते हैं। उसके बाद अफ्रीकी क्षेत्र के किसी देश के साथ, अफ्रीकी देश में पहली बार ऐसा हुआ कि अफ्रीकी क्षेत्र के किसी देश के साथ भारत का पहला 17 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक बड़ा फैसला आया और बड़ा समझौता हुआ। और वो पहला समझौता क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट, अफ्रीकी क्षेत्र के साथ हुआ, किसी देश का, भारत का। और इसमें क्या था? भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौता हुआ है। व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौता। अब इसमें क्या होगा? इसमें कुछ सेक्टर्स डिसाइड कर दिए गए हैं और वो क्या है? कृषि, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, अन्य क्षेत्र। इनमें 300 से अधिक घरेलू उत्पाद हैं। मॉरिशस के बाजार में ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ से जाएंगे या वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होंगे। तो इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। 2005 के बाद मॉरिशस के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है हमारा भारत और मॉरिशस का। 2016 में मॉरिशस को 35.3 करोड़ डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज भी भारत के द्वारा दिया गया है 2016 के बाद। तो 2016 में मॉरिशस को हमने 35.3 करोड़ डॉलर भी दिए। तो ये विशेष आर्थिक पैकेज देने का मतलब यही था कि हम आगे उनको और भी सपोर्ट करते रहेंगे। इस तरह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। पहली बार अफ्रीका के क्षेत्रों में ये बड़ा समझौता माना गया। इसके बाद ईरान और रूस के 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास में भारत भी शामिल हो गया है। ईरान और रूस के 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास में भारत भी शामिल हो गया है। इसका नाम है ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021। ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021। इसमें भारत भी शामिल हो गया है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत इसमें शामिल हो गया है। हिंद महासागर के उत्तरी भाग में यह ड्रिल 1700 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगी, हिंद महासागर के उत्तरी भाग में। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, एक तो इसका नाम पूछा जा सकता है बेल्ट का, कहां पर हुआ ये पूछा जा सकता है, कितना वर्ग किलोमीटर इसका एरिया ये पूछा जा सकता है। ये तीनों बातें आप यहां पर नोट कर लेंगे। तो ईरान और रूस का जो 2 दिवसीय सैनिक अभ्यास था उसमें भारत भी शामिल हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर तीनों देश मिलकर नौसैनिक अभ्यास करेंगे। फिर अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यान रोवर को भारतीय समय के मुताबिक 18 फरवरी 2021 में 2:25 रात को मंगल ग्रह के जेजेरा क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड कर दिया। यानी अमेरिकी स्पेस कंपनी यानी नासा जो है, जो अमेरिका स्पेस कंपनी एजेंसी है, उसने अंतरिक्ष यान रोवर को कहां पर? मंगल ग्रह पर जेजेरा क्रेटर जगह पर लैंड कर दिया। तो ये अब तक सबसे ज्यादा बार लैंड किया जाने वाला देश बन गया है कि इसने मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा रोवर भेजे हैं अमेरिका ने। तो मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा रोवर भेजने वाला विश्व का पहला देश बना अमेरिका। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या था? प्राचीन जीवन का पता लगाना, वहां से मिट्टी और पत्थर के जो प्रूफ हैं वो इकट्ठा करके लेकर आना। 1970 के दशक के बाद अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी का यह 9वां मंगल अभियान था, यानी 9वीं बार यहां पर रोवर जा रहा था और यहां की चीजें इकट्ठी करके लेकर आ रहा था। इसके बाद किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए एक अधिनियम पास हुआ है। 2015 में जो अधिनियम बनाया गया था उसमें कुछ संशोधन हुए और वो संशोधन 2021 17 फरवरी को हुए हैं। और इन संशोधन में महिला और बाल विकास मंत्रालय का योगदान है। इसमें बच्चों का सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए, जो बच्चों के सर्वोत्तम हित है उसको जानने के लिए ये और उनको मजबूत बनाने के उद्देश्य से ये संशोधन किए गए, जिससे बच्चों की देखभाल अच्छे से हो सके और बच्चों का विकास अच्छे से हो सके। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने काम किया है। साथ में स्पोर्ट्स के जगत से बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईपीएल 2021 की नीलामी में ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस, जो क्रिस मॉरिस की फाइल फोटो है, साउथ अफ्रीका से है ये। क्रिस मॉरिस ने सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। राजस्थान रॉयल्स ने इनको 16 करोड़ 32 लाख रुपए में खरीदा है। ये क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर हैं, साउथ अफ्रीका से हैं और इनका नाम क्रिस मॉरिस है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2021 के लिहाज से। अब उसके बाद अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा भारत एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट जारी हो चुकी है। भारत एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट किसने जारी की? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IEA लिखते हैं। तो
भारत की बढ़ती आबादी में एक विश्वसनीय, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए इसमें बात रखी गई है और उन चुनौतियों का सामना और क्या क्या हमारे सामने संभावनाएं उन पर चर्चा करने के लिए यह बात रखी गई है। और साथ में यह भी बताया गया इस रिपोर्ट में कि 2030 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा, जो क्वेश्चन के लिहाज से बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश वर्तमान में पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर यूरोपीय संघ, चौथे नंबर पर भारत। इस टाइम सिचुएशन ये है, लेकिन 2030 तक क्या हो जाएगा, अकेला भारत विश्व का सबसे नंबर 1 देश बन जाएगा जो ऊर्जा उपभोक्ता होगा, ऊर्जा उपभोक्ता में होगा। तो IEA जो मैंने बताया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसने 1974 में पेरिस फ्रांस में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, एक स्वायत्त सरकारी अंतर सरकारी संगठन, एक NGO के रूप में। और मुख्य रूप से इसका जो काम है वो ऊर्जा के क्षेत्र में करना है। ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, इन सब चीजों को ये देखता है। 2017 में भारत इसका एसोसिएट मेंबर बना और भारत लेकिन इसमें पहले से ही काम कर रहा है, लेकिन 2017 से ऑफिशियली इसमें एक मेंबर बना, एसोसिएट मेंबर इसको आप कह सकते हो, ये बना है। तो इस प्रकार से आज हमने थोड़ा डिटेल में और ज्यादा करंट अफेयर्स डिस्कस किए जो आज तक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा अच्छे और ज्यादा आपके यूजफुल चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।